हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू कक्षा 13। माय नेम इज भव्यती पाटीदार और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश का प्रैक्टिस सेशन जो आपका होने वाला है 6th नंबर का प्रैक्टिस सेशन। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपके पास मध्य प्रदेश के 5 सेशंस जो है प्रैक्टिस सेशन वो अवेलेबल करवा दिए हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास लिखा है एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाने वाले, है ना, जाने जाने वाले व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पर आपको एक नहीं दो क्वेश्चन के आंसर करना पड़ेंगे। एक किसी पर्सनालिटी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया, एक व्यक्ति के बारे में पूछा गया यहाँ पर, और उन्होंने ये नहीं बताया कि व्यक्ति का नाम क्या है, उन्होंने उनका उपनाम दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना गया, और ये व्यक्ति जो है वो और कोई नहीं, वो व्यक्ति हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी जी। क्लियर? माखन लाल चतुर्वेदी जी जो है, इनको बोला गया था, माखन लाल जी को, एक भारतीय आत्मा। क्लियर? अब यहां से बात आती है, ये तो पता चल गया कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, मतलब यहां पर बात चल रही है माखन लाल जी की। माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहां हुआ, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल आपके पास भारत में, या मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम चेंज कर माखन नगर किया गया है ना, और वो जगह है बाबई नगर। पहले बाबई नगर के नाम से फेमस था, अब मध्य प्रदेश सरकार ने उसको माखन नगर कर दिया है नाम उसका। और वो माखन नगर जो है वो कहाँ है, तो वो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है नर्मदापुरम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो इस तरीके से आ सकता है, ठीक है, कि आपको डबल क्वेश्चन एक ही बार में पूछ लिया उसने। आपसे वो ये भी पूछ चुका है कि बताइए भारतीय आत्मा किसे कहते हैं, और ये भी उसने पूछ लिया कि उनका जन्म कहां हुआ, तो नर्मदापुरम में हुआ, माखनलाल चतुर्वेदी जी। और याद रख लेते हैं किस जगह का नाम चेंज किया गया है, तो एक जगह जिसका नाम बाबई नगर था पहले, इसका नाम पहले बाबई नगर हुआ करता था, अभी 2022 में इसका नाम चेंज करके माखन नगर कर दिया गया। ठीक है, जब मध्य प्रदेश में एक जिला जिसको आप नर्मदापुरम कहते हैं, अब ये आपने नर्मदापुरम बोला, ये होशंगाबाद कहलाता था, होशंगाबाद का जब नाम चेंज किया तो यहां पर बाबई नगर भी माखन नगर बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? क्वेश्चन यहां पर भले ही आपको बहुत इजी लगे, लेकिन मैंने लिया है और जब आपको पढ़ाया तो ये बताया भी कि आप जितनी भी लिस्ट है पूरी, आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है पॉलिटी में, कि जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश के, अभी तक के 27 हो चुके हैं, 27। ठीक है, आरवी मालीमथ जी जो है वो 27th चीफ जस्टिस हैं। तो ये सारे लोगों के नाम आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में भरोसा नहीं, पर अभी तक जो ज्यादातर ट्रेंड रहा है पीएससी का वो पहले पहले वाला रहा है, वो पहला जरूर पूछता है। ठीक है, तो फर्स्ट इन मध्य प्रदेश में इनाम आता है कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन रहे हाई कोर्ट के। अब इस क्वेश्चन का बहुत डिफिकल्ट तो आंसर नहीं है, शायद आपने आंसर इसका क्लिक कर लिया है, और आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ठीक है, इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति इतने महान रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहते हैं। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये व्यक्ति जो है ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। फिर ये व्यक्ति जो है ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। और यही व्यक्ति जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और यही व्यक्ति जो है ये भारत के प्रेसिडेंट भी रहे। तो आप याद रखना एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, बहुत फेमस व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना, वो भी पहले, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, फिर ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, और फिर प्रेसिडेंट भी रहे। तो ऐसे व्यक्ति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सूर्यपुत्री के नाम से जानी जाती है? विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द डॉटर ऑफ सन? किस रिवर को यहां पर सूर्यपुत्री का दर्जा दिया गया है, या किसे निकनेम में सूर्यपुत्री बोला जाता है? तो आई थिंक आपको पता होगा सूर्यपुत्री जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ताप्ती रिवर को। किसे कहते हैं? ये जो ताप्ती रिवर है, ये ताप्ती रिवर कहलाती है सूर्यपुत्री। ठीक है, यहां तक बात, ताप्ती रिवर का नाम याद रखें, ये सूर्यपुत्री कहलाती है।
और इसके बारे में फैक्ट अगर याद रखना है आपको तो वो भी देख लीजिए। सूर्यपुत्री ताप्ती रिवर कहां से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवर जो है ताप्ती जो है ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। इसका ओरिजिन जो है वो कहां है, बैतूल के मुल्ताई। पहला पॉइंट इसके बारे में। दूसरा, अगर आपसे ताप्ती के बारे में कोई पूछे कि ताप्ती रिवर जो है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये है इसका उद्गम, उद्गम स्थल, उद्गम, उद्गम, ठीक है। और आपसे पूछे टोटल लेंथ बताइए ताप्ती की, तो आप बताएंगे 724 किलोमीटर। ताप्ती की लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। उससे आपसे पूछा जाए नेक्स्ट कि बताइए ये किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की दो बड़ी नदियां, जैसे एक आपकी हो गई नर्मदा और दूसरी है आपकी ये ताप्ती, ये दोनों रिवर जो हैं इनको माना जाता है, माना नहीं जाता, ये दोनों है जो ये वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट फ्लो करती है। बाकी सारी रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, लेकिन ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में आती है। किस में आती है ये, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर का मतलब यहां पर आप बोलेंगे पश्चिमी दिशा में बहती है ये, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में कुछ याद रखें, पश्चिमी दिशा में बहती है। किन किन के बीच में बहती है, दो पहाड़ियों के बीच में बहती है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। ये दो पहाड़ियों के बीच में फ्लो होती है, इसीलिए ये रिवर भी जो है ना, ये रिवर जो है वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, आखिरी में जाकर ये ज्वार नदमुख बनाती है। तो दो पहाड़ियों के नाम याद रख लीजिए ताप्ती के बारे में कि कौन कौन सी पहाड़ी के बीच में बहती है, फ्लो हो रही है। तो एक तो आप याद रखेंगे कि ये सतपुड़ा के बीच में है ना। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में देखेंगे तो ये सतपुड़ा हो गई, ये क्या हो गई, सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई, ठीक है। और इसके नीचे, इसके ऊपर की तरफ नर्मदा फ्लो होती है और नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ये रिवर जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ये है ताप्ती। ये कौन सी है, ताप्ती। ताप्ती को तापी भी बोला जाता है, ताप्ती को तापी भी बोला जाता है। तो ऊपर वाली सतपुड़ा हो गई, नीचे वाली जो है वो है अजंता। नीचे वाली पहाड़ी जो महाराष्ट्र में आपको मेनली मिलती है वो अजंता है। तो ये रिवर जो है ताप्ती रिवर या तापी रिवर जो है ये किस किस के बीच बहती है, तो यहां से आप याद रखेंगे कि सतपुड़ा और अजंता के बीच, किस किस के बीच, सतपुड़ा और अजंता के बीच फ्लो होती है, ठीक है। ये बात यहां तक। अच्छा, ये रिवर जब अपना पानी छोड़ती है तो ये रिवर कहां अपना पानी छोड़ती है, ये अपना पानी या इसका समापन जो होता है वो होता है बे ऑफ खंबात में, बे ऑफ खंबात, जिसको खंबात की खाड़ी कहा जाता है अरब सागर में। तो इसका जो पानी ड्रॉप होता है वो कहां होता है, वो होता है खंबात की खाड़ी में। ये भी याद रखना है, खंबात की खाड़ी में। अब खंबात की खाड़ी में होता है ये, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ये रिवर अपना पानी खंबात की खाड़ी में छोड़ती है तो वहां पर किसका निर्माण करती है, क्या ये डेल्टा बनाती है, क्या ये एस्चुरी बनाती है, मतलब ज्वार नदमुख। तो याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी रिवर है जो क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहां से याद रखेंगे कि समापन पर या इसका जहां पर खत्म होती है, समापन पर ये किसका निर्माण करती है, तो ये निर्माण करती है एस्चुरी का। किसका निर्माण करेगी, एस्चुरी का निर्माण करती है। यहां तक बात क्लियर है। चलिए गुड, आगे देखते हैं। और इसमें अब एस्चुरी का तो निर्माण हो गया, ये भी बात समझ में आ गई। ताप्ती रिवर का एक और नाम है, ताप्ती का उद्गम या ताप्ती का जो ओरिजिन है वर्ड का, ये संस्कृत के तप से माना गया है, संस्कृत के तप से माना गया है। एक इन जनरल फैक्ट है, याद रखना, ताप्ती को संस्कृत के तप से ओरिजिन किया गया है। ताप्ती बोल दीजिए, तापी बोल दीजिए, दोनों नाम एक ही है। और सूर्यपुत्री तो इसको बोला ही जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। ये अदर फैक्ट्स हैं जो आपको नर्मदा सॉरी ताप्ती के बारे में याद रखना है, ठीक। चलिए, सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो किसके हैं, ये सारे के सारे ताप्ती के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, पन्ना नेशनल पार्क जो है, उससे कौन सी रिवर गुजरती है। ऑप्शंस देखिए, केन, बेतवा, बंजर या चरणगंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सोचिए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है केन रिवर, है ना। पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है, केन नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट भी है, रीजन इंपॉर्टेंट होने का कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, तो कोई भरोसा नहीं, केन रिवर के बारे में पूछा जा सकता है। तो केन रिवर जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से निकल रही है, इतना याद रखें। अगला, अब केन रिवर का ओरिजिन अगर आप पूछे मुझसे कि ये रिवर जो है ये कहां से उद्गम हुआ है, इसका ये निकली कहां से, इसका ओरिजिन क्या है, तो आपको याद रखना है कि केन रिवर जो है वो कटनी से ओरिजिन है इसका,
ठीक है, कटनी के खेत में से ओरिजिन माना जाता है। अच्छी बात यह है कटनी के बारे में ऐसा ये जो केन नदी है इसके बारे में बोला जाता है कि एक खेत से निकली हुई है। दूसरी बात कि इसका समापन कहाँ होता है ना, कॉन्फ्लुएंस कहाँ है इसका, ये कहाँ पर जाकर अपना पानी ड्रॉप करती है, कहाँ पर एंड होती है। तो समापन में याद रखेंगे कि ये रिवर जो है वो यमुना में मिल जाती है ना, याद रखना यमुना में इसका समापन है। यमुना की सहायक नदी है ये। केन किसकी सहायक नदी है? जैसे चंबल भी यमुना की सहायक है ना, वैसे ही आपकी केन भी जो है वो भी यमुना की सहायक नदी है, और ये यूपी में जाती है बांदा जिले में। ठीक है, बांदा जिले के पास या बांदा जिले में ही, याद रखना बांदा जिले में ये यमुना में जाकर मिल जाती है, अपना पानी छोड़ देती है। अच्छा, केन नदी के बारे में और फैक्ट याद रखना हो अगर तो क्या याद रख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है ना। एक पॉइंट आप यहां से ये भी याद रख सकते हैं कि केन की लंबाई कितनी है, तो 427 किलोमीटर यहां से याद रख लेंगे आप। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, पर हाँ 427 किलोमीटर आप केन नदी की लंबाई याद रखेंगे। 420 भी रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानी जाती है? रिवर्स के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। जैसे अभी आपने सूर्यपुत्री देखा था, अभी आप केन रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी रिवर है जिसको आप गंगा कहते हैं। अब मध्य प्रदेश की गंगा वाली रिवर कौन सी है? तो याद रखना मध्य प्रदेश की गंगा जिसको कहा जाता है, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, वो कहा जाता है बेतवा को। ठीक है, इसे कहा जाता है बेतवा रिवर जो है ये कहलाती है मध्य प्रदेश की गंगा। अच्छा, जिनने पहली बार पढ़ लिया है उनको तो ये याद रहेगा, पर अगर जो नहीं पढ़ते हैं तो ऑप्शन देखकर वो इसका आंसर नर्मदा लगाते हैं, राइट। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नर्मदा होलीनेस के बेसिस पे है ना, ये हमारी मान्यताओं के बेसिस पे, हमारी फेथ, हमारी आस्था, हमारे विश्वास के आधार पर हम उसको नर्मदा को मानते हैं कि वो गंगा होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो गंगा का टैग दिया गया है ना, वो थोड़ा सा अजीब है ना। अजीब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन के बेसिस पे बोली गई है ये। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा रिवर को बोला गया है, पर किस आधार पर? तो वो प्रदूषण के आधार पर, राइट। किस आधार पर बोला गया है? प्रदूषण के आधार पर। प्रदूषण में देखा जाए तो बेतवा रिवर पॉल्यूटेड है, वैसे ही अपनी गंगा के बारे में, राइट। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो भी मध्य प्रदेश की गंगा आपको क्या आंसर करना है? बेतवा रिवर करना है ना। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप आंसर यही करेंगे। ऐसा प्रदूषण के आधार पर लिखा रहेगा तब तो बेतवा है ही है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जो ये आया कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तब आंसर बेतवा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास शिप्रा। पॉइंट यहां पर ऑप्शन जो था शिप्रा। अब शिप्रा जो है इसको क्या बोला जाता है? शिप्रा को क्या बोला जाता है? तो याद रखना शिप्रा को मालवा की गंगा कहते हैं। शिप्रा को क्या कहते हैं? मालवा की गंगा। ठीक है, मालवा की गंगा के नाम से जो प्रसिद्ध नदी है वो कौन सी है? शिप्रा। शिप्रा के बारे में और फैक्ट याद रखें आप यहां से कि 12 वर्षों में कुंभ लगता है। 12 वर्षों में यहां पर क्या लगता है? कुंभ। कौन सी नदी के किनारे लगता है? शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, लास्ट जो लगा था वो कब लगा था? 2016 में। ठीक है, तो 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। कौन सी नदी के तट पर? तो शिप्रा नदी। महाकालेश्वर का मंदिर जो है वो कौन सी किस नदी के तट पर है? तब भी याद रखना महाकालेश्वर इसी नदी के तट पर है। महाकालेश्वर का जो टेम्पल है, एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग जो है हमारा 12 में से, वो महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो इसी नदी के तट पर है। मंदिर इसी के तट पर। ठीक, उज्जैन से प्रवाहित होती है ना। शिप्रा काकरी बड़ी इंदौर से निकलती है, चंबल में जाकर मिल जाती है। ये इसके कुछ फैक्ट्स हैं। खान नदी इसकी सहायक नदी है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे आपके पास है नर्मदा। हमारा करेक्ट आंसर तो अभी फिलहाल में बेतवा हो गया है, इसको आप रखे ही रखें। नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा जो है, नर्मदा को भी मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, पर किस आधार पर उसको बोला जाता है? धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, हमारी हमारी फेथ के बेसिस पे, हमारे जो सेंटिमेंट्स है उसके बेसिस पे हम नर्मदा रिवर को जो है वो मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, लेकिन किस आधार पर? तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। माही भी है हमारे पास नीचे लिखी हुई माही। तो माही के बारे में देख लेते हैं। माही रिवर जो है, माही रिवर के 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो माही को भी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में आदिवासी गंगा कहते हैं, है ना। मध्य प्रदेश की गंगा जरूर है, लेकिन कौन सी? आदिवासी गंगा, है ना। गंगा ऑफ ट्राइबल्स बोला जाता है, आदिवासी गंगा।
माही रिवर जो है ये धार से उद्गमित होती है, धार से होती हुई झाबुआ और झाबुआ से होती हुई ये अदर स्टेट में एंटर कर जाती है, ठीक है, और फिर ये जाके खंबात के खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती है। तो माही रिवर के बारे में भी आप याद रखें कि माही का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है पेपर में आता है वो ये आता है कि ये रिवर जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, इसके बारे में याद रखना। यह नदी कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था ना, इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, पश्चिम दिशा में ही बहती है, ये भी याद रख लो अगर चाहो तो। पश्चिम दिशा में प्रवाहित है ना, इसका भी जो फ्लो है, इसका भी जो डायरेक्शन है वो किधर है, वेस्टर्न डायरेक्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्या चंबल परियोजना है, बाणसागर परियोजना है, संजय सरोवर है, या नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है? इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसका आंसर जो है वो अगर आपसे नींद में भी उठाकर पूछा जाए तब आंसर करेंगे, वो नर्मदा घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? वो है नर्मदा घाटी परियोजना, राइट। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना को इतना बड़ा क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां पर आप ये भी ध्यान रखें कि इस रिवर पर जो है ना, नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी पर जो है, यहां पर याद रखना 29 बड़े, है ना, 29 बड़े मतलब लार्ज साइज, ठीक है, और 135 मीडियम साइज, 135 मध्यम आकार के, 135 मध्यम साइज, मध्यम। और अगर बात करें अराउंड अराउंड 3000, लगभग 3000 छोटी परियोजनाएं संचालित हैं, है ना। इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस पे कि इतनी इतनी परियोजनाएं हैं, तो अब आप देख लीजिए कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना होगी या नहीं होगी संचालित। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर इज मैक्सिमम इन मध्य प्रदेश? है ना, आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कि मध्य प्रदेश में किस टाइप के फॉरेस्ट जो है ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, या कौन सी सीरीज है ऐसी जिसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है। फॉरेस्ट किस टाइप के ज्यादा नहीं, फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा। इनमें से किसके वन जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? क्या वो विंध्य कैमूर वाले हैं, क्या वो सतपुड़ा मेकल वाले हैं, क्या वो मुरैना शिवपुरी वाला सीरीज है, या फिर वो भांडेर वाला क्षेत्र है? तो इसका सीधा आंसर अगर आपको मैं बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, है ना। ये नर्मदा के तट के पास में, नर्मदा के तट के पास में जो आपका सीरीज है पूरी आपकी वनों की, वो सीरीज मध्य प्रदेश की वनों की सबसे बड़ी सीरीज है, या सबसे ज्यादा वन आच्छादन जो है वो इस सीरीज में आपको मिलता है, राइट। यहां तक बात क्लियर है ना, ये बिल्कुल बेसिक सा आंसर है। ये सतपुड़ा मेकल सीरीज जो है इसमें वन जो है वो सर्वाधिक, इसके वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, ठीक है। वन की बात चल रही है तो 2-3 फैक्ट मैं लिख नहीं रहा हूं, बता देता हूं। मध्य प्रदेश वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है, फर्स्ट प्लेस पे आता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें हम की टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, आपको याद होगा एक सेशन में मैंने आपको बताया है 77493 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये है हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का क्या टोटल फॉरेस्ट कवर। इसको मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था, आप इसको याद रखें, परसेंटेज में भी 25.14% है। टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 25.14% है, ठीक है। तो प्रीवियस सेशन में हमारी ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सतपुड़ा मेकाल जो है ये सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक और पॉइंट की मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, तो आप आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, बालाघाट में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है। 53% के ऊपर जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो जंगल से या वन से आच्छादित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, लिखा है चैंपियन एवं सेठ के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेठ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में मैंने आपको 5 अलग अलग तरीकों से वनों का वर्गीकरण करके बताया है, ठीक है, कि प्रजाति के आधार पे कौन होंगे, स्पीशीज के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कौन होंगे, है ना, हमारा जो कंट्रोल है अलग अलग निगम वन वगैरह उनके बेसिस पे कौन होंगे,
इस तरीके से हमने 5 अलग अलग बेसिस पढ़े। देन हमने बात की थी थॉर्नथ्वेट की कि थॉर्नथ्वेट ने कितने बेसिस पर बताए हैं। फिर हमने बात की थी कोपेन की कितने तरीके से बताया, सुब्रमण्यम जी की बात की कितने तरीके से बताया। यहाँ पे नए व्यक्ति आए हैं चैंपियन एवं सेठ। याद रखना चैंपियन एवं सेठ के अकॉर्डिंग पूछा गया है यहाँ से। तो चैंपियन एवं सेठ के अकॉर्डिंग अगर अपन बताएं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन है, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18 टाइप। चैंपियन एवं सेठ ने मध्य प्रदेश के वनों को टोटल 18 प्रकार के वनों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपने पास, मध्य प्रदेश में पहला कार्बन फ्लक्स टावर किस जिले में स्थापित किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट कार्बन फ्लक्स टावर इज एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? कार्बन फ्लक्स टावर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कार्बन फ्लक्स टावर। ठीक है, ये रिलेटेड टू फॉरेस्ट और उससे जो एमिशन और CO2 है, कार्बन का एमिशन जो है उससे रिलेटेड है। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि वो बैतूल जिला है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैतूल जिला। अब और भी चल रहे हैं, है ना, कार्बन फ्लक्स बनाने की बात, टावर बनाने की बात और भी चल रही है, लेकिन पहला जो है मध्य प्रदेश का वो बैतूल है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैतूल। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है कोल बेड मेथेन मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? कोल बेड मेथेन फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मेथेन पाई जाती है? देखो प्रीवियस ईयर में कोयले के लिए क्वेश्चन आ चुका है, कोयला आ चुका है, कोयले की सबसे मोटी परत जो है वो क्वेश्चन पूछ चुका है। अब बात आ रही है हमारी कोल बेड मेथेन की। तो जहां पर माइंस होती हैं, जहां पर माइंस होती हैं, ये मान लीजिए सरफेस है, अर्थ सरफेस है ये, और यहाँ पर आपका एक कोयले की बहुत बड़ी क्या है, लेयर है। जब आप अर्थ में आएंगे तो यहाँ पे तो पूरी डेंसिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ हो सकता है कि कुछ जगह जो है ये स्पेस खाली छूटा हो। तो माइंस के ऊपर, जहां पर कोल की माइंस होती हैं, उनके ऊपर जनरली कभी कभार आपको क्या मिल जाती है? वहां पर मेथेन मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोल बेड मेथेन। इसको क्या कहते हैं आप? कोल बेड मेथेन। तो ये कोल बेड मेथेन मध्य प्रदेश में पूछी गई है कि कौन से जिले में मिली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कोल बेड मेथेन कौन से जिले में मिली है। आप इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है शहडोल, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन देखिए सागर, जबलपुर, इंदौर और आपको दिया हुआ है शहडोल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा शहडोल होगा। ठीक है ये बात। अच्छा, ये एक चीज और है कि ये कोल बेड मेथेन जो मिली है, इसको हम लोगों ने एक तरीके से नीलाम कर दिया या इसको किसी और को दिया है। कोई एक एजेंसी है, वो कौन सी एजेंसी है? तो याद रखना वो रिलायंस है ना। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री को सुपुर्द। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री को सुपुर्द, है ना। हमने इसको रिलायंस इंडस्ट्री को दे दी है क्या चीज? कोल बेड मेथेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, भरहुत स्तूप के संबंध में कौन सा कथन सही है ना। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं हर बार पढ़ाते वक्त भी मैं आपको इस चीज का इंटीमेट करते रहता हूं हर बार, और अभी भी बोल रहा हूं फिर से। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आपके पास क्या पेपर में लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर लिखा है सही है, क्या पूछा गया है? सही है ना। हो सकता है कि ये सही नहीं है भी लिखा हुआ आ सकता है, अभी तो फिलहाल में ठीक है, लेकिन वो नहीं वर्ड जो है ना, कई बार बड़ी दिक्कत देता है, दिखाई ही नहीं देता है, नहीं दिखाई नहीं देता, और वहां दिक्कत हो जाती है, नहीं दिखाई नहीं देगा तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय रेड सैंडी स्टोन, इसका निर्माण लाल वलुआ पत्थर से हुआ है। हाँ, ये मैं आपको बताता हूं, इसका जो ये वाला ऑप्शन है, ये लाल वलुआ पत्थर वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसका निर्माण जो हुआ वो किससे हुआ है? लाल वलुआ पत्थर से। इसका निर्माण अशोक के काल में हुआ, तो भरहुत का स्तूप बिल्कुल बनवाया गया था, ये बात सही है। भरहुत के स्तूप का निर्माण जो हुआ वो अशोक के काल में, हिस्ट्री में देखते हैं। लिखा है अगला कुल तो 11 तोरण द्वार है, टोटल 11 तोरण द्वार आर देयर, ये भी बात सही है, इसमें 11 तोरण द्वार है ना भरहुत के स्तूप में। तो अगर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, अगर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा, एक्चुअल में ये डी होना चाहिए यहाँ पर, इसका सही आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, राइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी सही हैं इसके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडवा में नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध द्वीप है ना। ये एक तरीके का नदी द्वीप है, ये क्या है? नदी द्वीप, दोनों तरफ से नदी फ्लो होती है, देखा जाए तो ये नर्मदा है। ये मान लीजिए नदी फ्लो हो रही है ना। और नदी के बीच में, नदी के बीच में यहां पर आपको एक एक टापू देखने को मिलता है, ये है टापू।
ठीक है। तो ये जो टापू वाला सीन है ये नर्मदा नदी पे मिलता है। कहाँ मिलता है ये भी ध्यान रखेंगे। ये है वो आइलैंड और ये है नर्मदा। ठीक। तो ये जो आइलैंड है इसका नाम जो है इसका नाम है हनुवंतिया। इसका नाम क्या है? हनुवंतिया। ये आइलैंड जो है हनुमंतिया टापू टापू है। ठीक है क्या? इसका नाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हर साल याद रखिएगा, यहाँ पर हर साल वाटर स्पोर्ट होते हैं, है ना। अच्छा प्रोग्राम होता है। आप अगर चाहें तो इसको देखने जा सकते हैं। हनुमंतिया टापू वाटर स्पोर्ट्स है, यहाँ पर कई सारे वाटर स्पोर्ट आपको मिलेंगे, देखने जा सकते हैं। ठीक, चलिए। ओमकारेश्वर में है, मतलब खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ये खंडवा लिखा है यहाँ पर, ये खंडवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मोहम्मद गौस का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है ये याद रखना है आपको। शिवपुरी, भोपाल, ग्वालियर ऑप्शन दिए हैं, लास्ट दिया इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्वालियर है। इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में आपको मोहम्मद गौस का मकबरा देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए। ग्वालियर में मोहम्मद गौस का मकबरा। अच्छा, मोहम्मद गौस कौन थे? मोहम्मद गौस कौन थे? मोहम्मद गौस, अच्छा, किसके समकालीन थे? तो अकबर वगैरह के समकालीन रहे हैं। ये मुगल टाइम पीरियड जब चल रहा था, तो मोहम्मद गौस जो है ये जो है ये हमारे एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं तानसेन, है ना। मध्य प्रदेश में बहुत फेमस नाम, तानसेन के गुरु हैं। मोहम्मद गौस कौन है? तानसेन के गुरु। तो ये मोहम्मद गौस के बारे में है। तानसेन का एक दोस्त भी रहा है, तानसेन के समकालीन, तानसेन के समकालीन संगीतकार का नाम भी याद रखें। तानसेन के समकालीन एक और संगीतकार रहे हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेजू बावरा। आपने नाम तो सुना ही होगा इनके। ये जो बेजू बावरा थे ये भी ऐसे ही संगीतकार बने, बहुत प्रसिद्ध थे, तानसेन के जैसे ही प्रसिद्ध थे। तानसेन खैर ज्यादा प्रसिद्ध हो गए क्योंकि वो अकबर के दरबार में भी रहे हैं और वो बड़े भी होंगे या जो भी है, पर अभी बेजू बावरा का भी नाम याद रखें यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपू रामायण किसने लिखी है? ओके, चंपू रामायण किसने लिखी है? ऑप्शन देखिए, पद्माकर, कालिदास, भूषण, राजा भोज। चंपू रामायण लिखने वाले व्यक्ति का नाम मुझसे पूछें तो मैं बताऊंगा ये राजा भोज है। इनके बारे में ऑलरेडी अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार। राजा भोज के बारे में मैंने आपको जब धार डिस्ट्रिक्ट बताया था, वहां पर मैंने इनकी सारी जितनी भी इन्होंने रचनाएं की थी वो बताया है ना। जब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज देख रहे तो धार डिस्ट्रिक्ट में राजा भोज का नाम आया। वहां पर अपन ने देखा था कि राजा भोज जो है उन्होंने चंपू रामायण लिखी और इसके साथ में कई सारी चीजें हमने लिखी थी। राजा भोज की कई सारी रचनाएं लिखी थी। देखते हैं अभी। अभी अपने पास पद्माकर जी हैं। पद्माकर जी के बारे में याद रखें। पद्माकर जी जो हैं इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध कृति है इनकी, उसका नाम है जगत विनोद, है ना। इसका इसका नाम क्या है? जगत विनोद। पेपर में कई बार, है ना, इंडिया लेवल पर भी जो पेपर होते हैं उसमें भी पूछा हुआ है जगत विनोद किसने लिखी है, तो पद्माकर जी ने लिखी है। अच्छा, इन्होंने एक काली पच्चीसी भी लिखी है ना, ये भी याद रखना। काल पच्चीसी या काली पच्चीसी है वो। काली पच्चीसी भी किसकी रचना है? तो वो रचना है पद्माकर जी की। कालिदास जी की रचनाओं के बारे में तो क्या ही गुणगान करें, चलिए बता देते हैं। पहले भूषण जी की रचना देख लेते हैं। भूषण जी की रचना अगर आप देखोगे तो भूषण का एक बहुत फेमस, इन्होंने भूषण के नाम से रचनाएं लिखी है। जैसे इनका इसमें शिवराज भूषण लिखा है इन्होंने। इन्होंने क्या लिखा है? शिवराज, है ना, एक शिवराज भूषण लिखा है इन्होंने। और इनके बारे में देखोगे अगर आप भूषण जी के बारे में तो इनका भूषण उल्लास भी है। भूषण के नाम से ही लिख रहे हैं ये, है ना, भूषण उल्लास है इनका। और अगर आप देखोगे तो भूषण हजारा भी है इनका। भूषण हजारा भी इन्हीं की रचना है। ठीक। और अगर आप देखोगे तो इनकी एक बहुत फेमस, भूषण की एक बहुत फेमस छत्रसाल दशक है। इनकी भूषण जी की एक बहुत फेमस छत्रसाल दशक भी है जिसको पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। छत्रसाल दशक। ठीक, ये किसकी हैं सारी की सारी रचनाएं? तो ये सारी रचनाएं हैं भूषण जी की। ठीक। इसके बाद आपके पास एक व्यक्ति बचते हैं कालिदास जी और राजा भोज। चलिए कालिदास जी के बारे में देख लेते हैं। तो कालिदास जी ने क्या क्या लिखा? कालिदास जी ने तो बहुत सारी चीजें लिखी थी। जैसे इनके बारे में बात करें तो कुमार संभवम, कुमार संभवम, है ना। इन्होंने लिखी है मेघदूतम, ठीक है। इन्होंने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन, मेघदूतम।
फिर इन्होंने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, ये भी इन्हीं का है, काग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में लिखा है। और बात करें तो इनके पास रघुवंशम, इन्होंने लिखा है रघुवंशम, ठीक। और क्या लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने लिखा है ऋतु संहार, है ना, आदि। इतनी भी याद रख लेंगे तो चलेगा, कालिदास जी फेमस है तो इनके बारे में ये रचनाएं तो आपको याद रखना ही पड़ेंगी, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक। भूषण जी की हो गई है, कालिदास जी की। राजा भोज, राजा भोज की एक दो और देख लेते हैं, चलिए। एक तो आपने यहाँ पे चंपू रामायण देख ही ली है, और देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी विद्या विनोद वाचस्पति या विद्या विचार वाचस्पति, विद्या विचार वाचस्पति, है ना, ऐसी इनकी रचना है राजा भोज की, और आपने चंपू रामायण देख ली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉलम से मिलान, मेज दी कॉलम लिखा है, कुछ रिवर्स के नाम है आपके पास, और सामने भी रिवर लिखी, हिंदी में नहीं लिखी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे चरमावती लिखा है, चरमावती, कर्मावती, वेत्रवती, लाइफ लाइन ऑफ छिंदवाड़ा ऐसे लिखे हैं। ये बेतवा, कुलबेहरा, केन और चंबल, इसका नाम लिख देता हूं। ये हिंदी में इसको बोलते हैं कुलबेहरा, है ना, कुलबेहरा ये रिवर है। तो आप यहां पर मेज दी कॉलम करेंगे। देखिए सबसे पहले चरमावती का नाम देखें, चरमावती किसे कहा जाता है, तो चरमावती चंबल रिवर को कहा जाता है। कौन सी रिवर को कहते हैं आप, चरमावती चंबल रिवर को कहते हैं। देन आप बात करें यहां पर हमारे पास कर्णवती है, कर्णवती किसे कहा जाता है, केन, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी केन नदी, ठीक है, कर्णवती। फिर लाइफ लाइन ऑफ छिंदवाड़ा की बात करें तो लाइफ लाइन ऑफ छिंदवाड़ा जो बोला जाता है वो बोला जाता है रिवर कुलबेहरा को। किसको कहते हैं, कुलबेहरा रिवर जो है इसको बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ छिंदवाड़ा। देन आपके पास लास्ट जो बचा हुआ है वो है वेत्रवती, और आप इसको समझ ही गए होंगे अब कि ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेतवा को। वेत्रवती किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बेतवा। ये आपके पास मेजडी कॉलम हो गए, इनको देख लीजिएगा एक बार और, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आल्हा खंड के लेखक कौन है, आल्हा खंड, आल्हा खंड के लेखक देखें, घाघ, इसुरी, जगनीक या संत सिंगाजी। तो ये सभी की सभी जो रहे हैं ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व है मध्य प्रदेश के, हम इनको आगे चल के पढ़ेंगे। घाघ, इसुरी, जगनीक इन सब के बारे में पढ़ा जाता है, संत सिंगाजी के बारे में पढ़ा जाता है। अभी अगर आप देखें आल्हा खंड का जो क्वेश्चन पूछा है तो इसकी जो रचनाकार है या जो रचयिता है वो जगनीक है। इसके रचयिता कौन है, जगनीक, ठीक है। तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, जगनीक जो है इन्होंने आल्हा खंड लिखा था। अब ये आल्हा खंड इतना फेमस क्यों है ये देख लेते हैं। आल्हा, आल्हा खंड जो है इसमें आल्हा उदल की, आल्हा उदल जो है दो सेनापति होते हैं, ये दो सेनापति होते हैं, इनकी वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। वीरता का वर्णन किसने किया है, ये जगनीक ने किया है, ठीक है, वीरता का वर्णन किया है, ठीक है। ये क्या हुआ था, एक युद्ध होता है महोबा का युद्ध 1182 में, 1182-83 में एक युद्ध होता है, 1182-83 में बैटल ऑफ महोबा कहते हैं उसको, है ना, महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध होता है। उस युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। परमर्ती देव के ये वो होते हैं दोनों सेनापति होते हैं, वो लड़ते हैं महोबा के युद्ध में। और यहां से मैं डायरेक्टली आपको एक मेंशन करवा देता हूं, क्वेश्चन आया हुआ है ये वैसे भी पीएससी में प्रीवियस ईयर में ही। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अच्छा पृथ्वीराज चौहान का एक नाम था, ये थर्ड वाले पृथ्वीराज चौहान थे, इनको राय पिथोरा कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता था, राय पिथोरा, ठीक है। ये राय पिथोरा जो है से युद्ध में वीर गति को प्राप्त, ठीक है। ये दोनों जो हुए वो उनकी डेथ होती है किसमें, इस युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलाखंड के बाद अब उर्मिला महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, एक क्वेश्चन है, उर्मिला महाकाव्य या उर्मिला एपिक जो है महाकाव्य किसने लिखा है। ऑप्शंस आपके पास देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई या कामता प्रसाद गुरु। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप बहुत जल्दी से बता देंगे कि ये जो उर्मिला महाकाव्य है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में इनको आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है शाजापुर, क्या नाम है, शाजापुर। शाजा हिंदी के कवि रहे हैं ये, ठीक है। इन्होंने इनका जो जन्म है
ये जन्म जो है वो कहाँ हुआ था इनका? शाजापुर में हुआ था। तो ये याद रखेंगे, इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, है ना, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। फिर ये पार्लियामेंट में भी रहे हैं, लोकसभा में भी, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भारत भवन का वास्तुकार कौन था? हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जो है, इन्होंने हाई कोर्ट नहीं बनवाया था, इन्होंने जो है हमारे यहाँ का जो हमारे जो अभी विधान भवन है उसका निर्माण चार्ल्स, उसकी जो डिजाइन है वो चार्ल्स कोरिया ने दी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी विधान भवन की डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के भवन का वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स इरविन नहीं, हेनरी इरविन जो है वो करेक्ट आंसर है। और लास्ट इनमें से कोई नहीं गलत है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? हेनरी इरविन। आपको पता है जबलपुर में जो हाईकोर्ट है उसकी बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत प्यारी बिल्डिंग है ना। 1886 में इन्होंने डिजाइन दी थी इसकी। कब दी थी इन्होंने डिजाइन? 1886 में। और डिजाइन देने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। डिजाइन जो दी थी इन्होंने वो कब दी थी? 1886 में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो ये कंप्लीट होता है 1889 में। ठीक है, कंप्लीटेड इन 1889। वो कोई ज्यादा फर्क, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसको पॉलिटी में भी आपको मैंने बताया था पहले। ठीक है, हेनरी इरविन व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट जहां पे आज है उसका जो बिल्डिंग है उसका जो डिजाइन है वो हेनरी इरविन ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव पूछा है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, ऑप्शंस देखिए, एच एस कामथ जी, एम हिदायतुल्ला जी, दयाशंकर नाग, या फिर एमपी श्रीवास्तव। ये व्यक्तियों के नाम है। आपको वैसे तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस वजह से इसका आंसर पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एच एस कामथ जी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? एच एस कामथ जी। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वो कौन रहे हैं? एच एस कामथ जी। कब बने थे? तो 1956 में। कब बने थे ये? 1956 में। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी की बात चल रही है तो वर्तमान वाली भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन है ना, क्योंकि इनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया है। वर्तमान में जो है वो है इकबाल सिंह बेस। इकबाल सिंह। करंट अफेयर की जो कौन क्या, मध्य प्रदेश में कौन क्या वाली जो एक वीडियो है उसमें मैंने इकबाल सिंह बेस जी के बारे में बताया हुआ है डिटेल इनका, इनका कार्यकाल कब खत्म होने वाला था, और इनको मध्य प्रदेश सरकार ने 2 बार प्रमोशन टाइम पीरियड बढ़ाकर इनका अभी तक इनको मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाए रखा है ना। मध्य प्रदेश का जो चीफ सेक्रेटरी है वो इकबाल सिंह बेस जी है वर्तमान में। ठीक, बढ़े आगे। चलिए, पुलिस विभाग द्वारा डायल 100 सेवा कब प्रारंभ की गई थी? When was the डायल 100 सर्विस स्टार्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट? ठीक है, मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा डायल 100 सर्विस स्टार्ट की गई, वो कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2015। मध्य प्रदेश में 2015 में डायल 100 सर्विस स्टार्ट की गई थी। ये डायल 100 सर्विस जो है इसमें इंस्टेंट आपातकालीन सेवा के लिए है। किसके लिए है ये? आपातकालीन सेवा। आपातकालीन सेवा के लिए। ठीक है, चलिए 2015 में कब स्टार्ट की गई थी तो ये भी याद रख लेना, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को इसको स्टार्ट किया गया था आपातकालीन सेवा के लिए। कई सारे अवार्ड मिले हैं इसको। अच्छी योजना थी, अच्छी स्कीम है, अच्छी वो है ना, लेकिन इसका मिसयूज भी होता है। इसका मिसयूज भी होता है ना, क्योंकि आपने इंस्टेंट कॉल कर दिया, आप ऐसे कॉल कर रहे हो तो पुलिस जब आपके यहाँ पहुंचेगी तो आपने तो कॉल किया है तो ये सोचेगी कि चलो ये तो सही में प्रॉब्लम में है वगैरह वगैरह, तो कई बार मिसयूज भी होता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस्ताद आमिर खान संगीत के किस घराने से संबंधित है? उस्ताद आमिर खान बिलोंग्स टू विच घराना ऑफ म्यूजिक? ये क्वेश्चन जो है घराने से नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछा था कि उस्ताद आमिर खान जो है वो कहां से संबंधित है ना, किस जिले से संबंध रखते हैं। तो याद रखना, उस्ताद आमिर खान जो है वो इंदौर घराने से संबंधित है। इनका संबंध जो है वो इंदौर घराने से है या इंदौर से बिलोंग करते हैं, ऐसा याद रखेंगे तो उस्ताद आमिर खान का ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन है आपके पास। इसमें मैंने कुछ आपको फैक्ट्स भी बताए हैं, तो भले ही आपने क्वेश्चन 20-25 किए हो, लेकिन अराउंड 50 क्वेश्चन आपके पास हैं। इनको एक बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।